गुड मॉर्निंग गाइस। आज का पूरा टॉपिक है ओवरहेड। तो स्टार्ट करते समझना ओवरहेड का मतलब क्या होता है। बिफोर डिस्कसिंग दिस चैप्टर इन डिटेल, सबसे पहले आप इतनी बात समझो कि ओवरहेड का मतलब क्या होता है और हमें जरूरी क्यों है ये प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हमें इस चैप्टर को डिस्कस करने की जरूरत क्यों है। ओके, सिंस वी आर स्टडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आपको यह पता होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्टिव एक तो हो ही सकता है टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। कोई भी प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसका कॉस्ट कितना है। बिकॉज सेलिंग प्राइस, जब आप कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हो ना, जब आप कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं, वी गॉट व्हाट, सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच दिस प्रोडक्ट इज टू बी सोल्ड इन द मार्केट। ओके, तो कॉस्ट कितना होना चाहिए। कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करोगे तो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो हमारा पर्पस क्या है, कॉस्ट निकालना। नाउ हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है आज के डेट का, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस बात को आप पहले ही क्लियर कर लो। कॉस्टिंग एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरा एबीसी कॉस्टिंग। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड टू डिटरमिन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करते हो। मार्जिनल कॉस्टिंग का पर्पस अलग है, वो कभी भी कॉस्ट निकालने के लिए यूज नहीं होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पर्पस अलग है, कभी भी वो आपको कॉस्ट निकालने के लिए काम नहीं आता। जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालोगे, वी विल यूज व्हाट, इधर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एबीसी कॉस्टिंग। तो यहां पर हमारा काम, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, कॉस्टिंग जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसी को आप बोलते हो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। आई होप यहां तक क्लियर है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, जब कॉस्टिंग पहली बार आया तो पर्पस किस लिए लाया गया, टू डिटरमिन द कॉस्ट। कॉस्ट को निकालने के लिए जिस कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं उसको बोलते हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। नाउ एज द नेम इंप्लाइज, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब क्या है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिंपली इतना बोलना चाह रहा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग simply implies that the product produced shall absorb the cost incurred। जो भी कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं वो टोटल कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो उसके कॉस्ट का पार्ट बना देगा। अब बात यह आ रही है, कॉस्ट किसको बोलते हैं। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट कॉस्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, all those costs which are incurred
or have direct relation with the product. प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा. एग्जाम्पल्स आर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अगर हम ये मार्कर बनाएंगे तो इसके बॉडी का कॉस्ट लगेगा, इसके इंक का कॉस्ट लगेगा. नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेगा. डायरेक्ट कॉस्ट जो किसी भी प्रोडक्ट के बनाने या ना बनाने पे डिपेंड करता है. ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट कॉस्ट को इससे कोई मतलब नहीं है. बना रहे कि नहीं बना रहा, टू सम एक्सटेंट मतलब होता है, लेकिन इसका प्रोडक्ट के बनने या ना बनने से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता. ये पीरियड कॉस्ट होता है. इनडायरेक्ट कॉस्ट आर बेसिकली पीरियड कॉस्ट. मतलब एक महीना पूरा हो गया, रेंट जाना है. एक महीना पूरा हो गया, सैलरी जानी है. एक महीना पूरा हो गया, इंटरेस्ट जाना है. ऐसा कोई भी एक्सपेंस, ऐसा कोई भी कॉस्ट जो पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है, पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है, उसको बोलते हो इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसका कॉस्ट क्या होगा, बोला सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगा. डायरेक्ट कॉस्ट तो कॉस्ट है ही प्रोडक्ट का, प्लस इसके अलावे जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है फैक्ट्री में या ऑफिसेस में या सेल्स में, वो भी आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट है. उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट. और इसी इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम बोलते हैं ओवरहेड्स. ओवरहेड्स का मतलब है एनी कॉस्ट इनकर्ड ओवर एंड अबव द हेड कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट के अलावे जो भी कॉस्ट इनकर कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस, उस कॉस्ट को बोलते हैं आप इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड. नाउ अभी तक हमने यह समझा कि ओवरहेड कहते किसको हैं. ओवरहेड का मतलब अभी आपने समझा इनडायरेक्ट कॉस्ट. ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट. ओके. नाउ हमें किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है तो डायरेक्ट कॉस्ट भी आना चाहिए आपको, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आना चाहिए. डायरेक्ट कॉस्ट का खूबी क्या है, ये पर यूनिट इजिली निकल जाता है. इट कैन बी असर्टेन्ड पर यूनिट, इट इज नोन पर यूनिट. कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इजिली निकल है. वी कैन इजिली, एनीवन कैन इजिली फाइंड आउट द डायरेक्ट कॉस्ट per unit of the goods manufactured or units manufactured. On the other hand, indirect cost is not known per unit. ये हमें पर यूनिट पता नहीं होता है. पर यूनिट पता नहीं होता है ये मुझे, तो मुझे निकालना पड़ेगा. Which this is the main objective of studying the chapter overhead. Overhead chapter को डिस्कस करने का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालें. सॉरी. ओके, अब इस पर डिस्कस करते हैं कि मुझे चाहिए इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट. तो इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ओवरहेड्स मुझे चाहिए पर यूनिट, पता नहीं है लेकिन निकालना पड़ेगा. इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. स्टेप 1, कॉस्ट एलोकेशन.
स्टेप 2 कॉस्ट apportionment. स्टेप 3 कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। यहां पर आके मेरा पर्पस पूरा होगा। तीनों स्टेप जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, आप कभी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाल पाओगे। नाउ स्टार्ट वन बाय वन। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉस्ट एलोकेशन? कॉस्ट एलोकेशन किसको बोलते हैं? आइए पहले हम उसको समझ लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहां पर प्रोडक्शन बन रहा होता है, जिसको आप फैक्ट्री बोलते हो प्यार से। फैक्ट्री में सामान बना, फिर ये इसको ट्रांसफर करता है गोडाउन वाले को, यहां गोडाउन में रखा हुआ है। और एक होता है मेन ऑफिस, जो कॉर्पोरेट ऑफिस बोलते हैं हम इसको। यहां पर एक डिपार्टमेंट होता है S&D, ये सेल्स, इस गोडाउन को, गोडाउन में जो गुड्स रखा हुआ है मैन्युफैक्चर करके, उसको सेल करने का काम करता है। इस डिपार्टमेंट का काम होता है सेल करना। और इधर मैनेजमेंट है। तो देखो कितने डिपार्टमेंट हो गए। एक हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके, एक हो गया S&D डिपार्टमेंट, और ये हो गया आपका सर्विस डिपार्टमेंट, ओके। अब मतलब क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ओवरहेड का जो क्लासिफाई करेंगे, ओवरहेड कहां कहां खर्च हो रहा है, तो ओवरहेड खर्च हो रहा है एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। दीज आर द काइंड्स ऑफ ओवरहेड। कितने तरह का ओवरहेड, कहां कहां खर्च हो रहा है इनडायरेक्ट। तो प्रोडक्शन में दो तरह का खर्च हो रहा है, डायरेक्ट वाला भी खर्च हो रहा है और इनडायरेक्ट खर्च भी हो रहा है। तो उसको जो इनडायरेक्ट वाला खर्च हो रहा है उसको मैंने बोला प्रोडक्शन ओवरहेड, जो फैक्ट्री में इनडायरेक्ट वाला खर्चा है। और ये दोनों तो इनडायरेक्ट है ही, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट से कोई डायरेक्ट लिंक तो है नहीं, ओके। अब हम इसमें बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड की। अभी जो बात करने वाले हैं, सारा डिस्कशन जो चलेगा वो होगा सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में। प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या होगा, यहां पर मान लो कि 3 डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। तो यहां पर कुछ खर्चे होंगे, यहां पर कुछ खर्च होगा, सब डिपार्टमेंट का अपना अपना खर्च होगा। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये यहां भी होगा, यहां भी होगा, हर जगह होने वाला है। ये आपका ओवरहेड है। लेकिन ये वाला जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट है। इस बात को समझो आप पहले। तो ओवरहेड में हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। ये मेरा जो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, ये तो ऑलरेडी अलग से ले रखा है हमने, यहां पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ ये वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस सर्विस डिपार्टमेंट में भी हो रहा है। लेकिन ये सारा जो खर्च है ना, ये सारे के सारे खर्च प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ओवरहेड्स है वो। लेकिन ये वाला खर्च प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक्ड है, इसीलिए इसको हम क्या बोला, डायरेक्ट कॉस्ट है, ये ओवरहेड नहीं है। हां, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट कॉस्ट के अलावे जो खर्च होने वाला है, वो सारे के सारे खर्च क्या कराएंगे, ओवरहेड्स। उसकी बात हम यहां करने वाले, मतलब इसकी बात हम यहां नहीं करेंगे। ये रहेगा
ये यहां पर नहीं आएगा। नाउ अब इसको जरा इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम सीख रहे थे कॉस्ट एलोकेशन कि कॉस्ट एलोकेशन किसको बोलते हो आप। तो कॉस्ट एलोकेशन का मतलब होता है, आपने अभी देखा P1 है, P2 है, P3 है, S1 है और S2 है। जब आप हर एक डिपार्टमेंट के कॉस्ट को उस डिपार्टमेंट में असाइन कर देते हो, उस डिपार्टमेंट को उस कॉस्ट को डाल देते हैं, तो उस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। भाई P1 को बोला ये तेरा खर्चा है, ये वाला तेरा खर्चा, ये तेरा खर्चा है, ये वाला तेरा सबका इसी का खर्चा है, ये कोई कॉमन खर्चा नहीं है, ये कॉस्ट इसका अपना ही है, ये किसी और के लिए खर्च नहीं हुआ है। ये कॉस्ट इसका अपना, ये वाला S2 का, ये वाला S3 का, ये वाला कॉस्ट S3 सॉरी ये कोई एक्सपेंस होगा S1 का, S2 का ये वाला एक्सपेंस, सबका अपना अपना कॉस्ट है। उसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। मतलब क्या हुआ, assignment of cost incurred particularly for that डिपार्टमेंट। जब आप असाइन कर देते हैं किसी भी कॉस्ट को किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर, उसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। दीज आर दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड solely for the department concerned। ये उसी डिपार्टमेंट के ऊपर खर्च किया जाता है, उसको बोलते हैं आप कॉस्ट एलोकेशन। ओके, नाउ कॉस्ट एलोकेशन कर लेने के बाद ऐसा नहीं कि सारा कॉस्ट आपने कवर कर लिया, सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट कवर हो गए, नहीं। P1, P2, P3, S1 एंड S2 कॉस्ट एलोकेशन कर लिया आपने, उसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर लिखेंगे कॉस्ट इनकर्ड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी कॉस्ट आया आपका अपना अपना सबका कॉस्ट आ गया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कॉस्ट हैं जो कॉमन है, जो सबके लिए इनकर हुआ है, लाइक रेंट ऑफ द बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग। जहां पर फैक्ट्री लगी है, जहां पर ये सारे डिपार्टमेंट हैं बटे हुए, उस बिल्डिंग का रेंट जाएगा, उस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन जाएगा, उस बिल्डिंग का रिपेयर जाएगा, उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस जाएगा। उस कॉस्ट को तो आपको बांटना पड़ेगा ना हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, स्टेप 2। जब आप किसी पर्टिकुलर बेसिस पर एक कॉमन कॉस्ट को बांट देते हैं ओवर द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर बांट दिया आपने कुछ कुछ खर्चे किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में, उसको बोलते हैं आप कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट का मतलब वो हमेशा ही किसी कॉमन कॉस्ट के लिए होगा, वो ऐसा कॉस्ट होगा जो सबके लिए इनकर किया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल कैंटीन का एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, पावर, लाइटिंग, insurance. These are few examples of those costs which has been incurred for all the departments concerned. Okay? तो इस टेक्निक को, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम यूजिंग सर्टन रेशियोज,
उसको बोला जाता है कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, विच इज डिस्कस्ड इन स्टेप 2। स्टेप 2 में जो लिखा था मैंने, पहले मैंने पढ़ा लिखा था स्टेप 1। स्टेप 1 में था कॉस्ट एलोकेशन, दैट इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप 2 कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉस्ट अपॉर्शनमेंट का मतलब हुआ असाइनिंग ऑफ कॉस्ट, असाइनिंग ऑफ अ कॉमन कॉस्ट ओवर द डिपार्टमेंट्स in a particular ratio, in the ratio of benefit given. Thank you.